मैं उनका, जैसे एक प्रश्न था कि अब बंदर से इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उसका उन्होंने जवाब, तो देखिए ये प्रश्न ही गलत है। कैसे? जैसे जो हिंदी भाषा है और जो अंग्रेजी भाषा है, वो दोनों भाषाएं एक भाषा से ही बनी है, जो कि पहले सेंट्रल एशिया में बोली जाती थी। फिर धीरे धीरे भाषाएं अलग होती चली गई और अलग अलग बन गई। तो अब हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं बन सकती और इंग्लिश से हिंदी कभी नहीं बन सकती, अब उसमें ही वेरिएशन आते रहेंगे, वो लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। तो बंदर से इंसान नहीं बना है, बंदर के जो पूर्वज थे, जो कि एप्स थे, उनसे ही बंदर बने हैं और उनसे ही इंसान बना है। तो हम कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कभी कि बोलने वाले बंदर हमको मिल जाएं 1 लाख साल बाद, जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो, जो अपने इक्विपमेंट्स खुद बना सके, पर कभी बंदर से इंसान नहीं बनेंगे। जो बंदर और इंसान है वो अलग अलग जातियां हैं, वो अपनी ही दिशा में, मतलब दो एक नदी से 2 नदियां बन चुकी हैं, अब वो कभी एक नदी नहीं बनेंगी, वो दोनों नदियों और कॉम्प्लेक्स अलग अलग होती जाएंगी। तो पहला तो ये। दूसरा एक प्रश्न था कि क्या विकास हमेशा रैखिक गति में हुआ है। तो विकास रैखिक गति में तो हम कह सकते हैं कि रेखा में रैखिक रूप से हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आए हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो डायनासोर था, एक मिनट, अभी कैमरा चेंज हो सकता है, हाँ देखिए, जैसे जो डायनासोर है, ये इनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंसान डायनासोर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा मतलब आगे का जीव है, पर जो डायनासोर था वो इनसे ज्यादा आगे था। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें ग्रेट रीसेट बटन भी रहते हैं, जैसे कि हम अपने फोन को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमारा जब विकास आगे होता रहा तो एक बार उल्का पिंड गिर गया, तो बहुत सारे विकास वहां पे रुक गया। मतलब रुका तो नहीं कहेंगे, पर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी काफी कम हो गई, डायवर्सिटी थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि काफी जातियां मर गई। फिर धीरे धीरे विकास दोबारा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि विकास रैखिक रूप से हुआ है, पर उसमें डिस्टॉर्शन होते रहे हैं, पर जो टेंडेंसी है वो लगातार कॉम्प्लेक्स होने की रही है। मतलब ज्यादा जटिल जीव बनते रहे हैं, लेकिन बहुत बार ग्रेट रीसेट हुआ है। जैसे हिमयुग आया था, तो जब 3-4 बार हिमयुग आ चुका है, तो हिमयुग में बहुत सी प्रजातियां मर गई, तो विकास फिर से स्टार्ट हुआ और जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो धीरे धीरे फिर बढ़ती चली गई। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि विकास एकदम से रैखिक रूप से नहीं हुआ है। और तीसरा ये जो था क्वेश्चन था कि जो पर्यावरण है उसको, उस पर कैसे छेड़खानी की जाए, तो उन्होंने बोला कि एक ने किसी ने जवाब दिया कि पर्यावरण को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि जो हम चावल उगाते हैं कि हम अपने गांव में, तो उसमें 3,000 लीटर लगभग पानी लगता है 1 किलो चावल उगाने में, जब से उसको पौध से स्टार्ट होता है और जब वो पैकेजिंग होती है। तो वो बहुत ही खतरनाक है, ये जो हमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं इससे। तो क्या हम चावल उगाना छोड़ दें? प्रश्न ये उठेगा ना। फिर क्या हम खेती करना छोड़ दें, अगर हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण में उंगली ना करें? क्योंकि हम तो जो जमीन से निकाल रहे हैं पानी, भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो हम लगातार लंबे समय तक नहीं कर सकते। पर हम खेती करना भी नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हमको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिनसे पर्यावरण पर कम से कम नुकसान हो। तो हम अगर गांव से जुड़े हुए हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि हम टपक सिंचाई का प्रयोग करें। एक जो स्प्रिंकलर आती है, जब खाद्यान्न के लिए होता है तो हम स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं। और अगर हम कोई सब्जी उगाते हैं तो हम वहाँ पे टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग में तो पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्ता रहता है और वो पर्यावरण के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और हम अपना जो भूजल है उसका दोहन करने से बच सकते हैं। और जैसे कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकते हैं और एक नॉर्मल कार खरीदने में, तो हम इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर करें। हम अपने घर में सोलर पैनल लगा सकते हैं। और जैसे कि राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां ऐसा होता है कि उनकी छत पे जो भी बरसात होती है, वो उनके घर के नीचे ही एक स्टोरेज होता है पानी का, वो उसमें स्टोर कर लेते हैं और उसको वो पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं इतना कि हम अपने घर के नीचे पानी स्टोर कर सकते हैं कि जो छत पे पानी गिर रहा है, पहली बरसात का पानी तो नाली में चला जाए, लेकिन जो दूसरी तीसरी चौथी बरसात का पानी है वो हम अपने नीचे ही टैंक में स्टोर कर लें। उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल चीजों में, जैसे कार धोने में, हम अपने बाथरूम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश की जगह हम। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा कृष्णा जी। तो जैसे एक प्रश्न और था कि अनपढ़ इंसान को किस तरीके से, मतलब साइंस में उसको समझाया जाए। तो देखिए, अनपढ़ इंसान की बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि तो उसके पास भी है, पर क्या है, उसको जरूरत नहीं लगती। कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो इसलिए नहीं पढ़ते इतिहास क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जरूरत पड़ेगी, वो इसलिए पढ़ते हैं उनको लगता है कि हमें एग्जाम में काम आ रहा है। तो अगर आप अनपढ़ इंसान को बता दें कि ये रेलेवेंट है आपके जीवन में, अगर वो समझ जाएगा कि इसका प्रयोग हो सकता है हमारे जीवन में, तो वो फिर समझ उसके अंदर आ जाएगा। बचपन से ही आप रुचि उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऐसी कहानियां सुना सकते हैं, उसको ऐसी किताबें पढ़ा सकते हैं, ऐसी कॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप हॉलीवुड की भी मूवीज देखेंगे तो उनके कार्टून कैरेक्टर्स में भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रुचि विज्ञान के प्रति क्रिएट करती है। तो हम इन माध्यम से भी उनके प्रति एक बार रुचि क्रिएट कर दें। अगर
जैसे आयरन मैन मूवी ही है, आयरन मैन मूवी में एक इंसान एनर्जी से कुछ एक आर्क रिएक्टर बना रहा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर कोई ऐसा कुछ देख ले और बचपन में उसको लग जाए कि यार मुझे भी ऐसा बनाना है, तो कम से कम वो पढ़ेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा। तो अगर हम समझा दें उसको कि ये रेलेवेंट है उसकी लाइफ में, तो जो अनपढ़ इंसान है वो भी उसको समझने की कोशिश करेगा। और जैसे किसी ने बोला कि साइंस बहुत कठिन है, देखिए विषय कोई कठिन नहीं होता। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो गणित है वो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। मेरे गणित में मिनिमम नंबर आज तक 96 आए हैं, मिनिमम नंबर में 96 है, जो मेरे हमेशा 100 में से 100 रहे। और गणित के पेपर से पहले ही मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत सरल है। तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको बचपन से ही बता दिया जाएगा कि विज्ञान कठिन है, और जो पढ़ाने वाला है वो ये खुद मान के बैठा है कि विज्ञान कठिन है, और आप भी मान के बैठे विज्ञान कठिन है, तो विज्ञान कठिन हो ही जाएगा। पर अगर आप उसको तोड़ के पढ़ेंगे, उसको आप खोल के पढ़ेंगे, तो आपको विज्ञान भी बहुत सरल लगेगा। जैसे हमारे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर वो कुछ IITN में थे जिनका प्रोग्राम अभी भी आता था NCERT पे, जो तरंग आता था पहले दूरदर्शन पे प्रोग्राम, उसमें वो विज्ञान को जी समझाते थे। अभी भी आप ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप वो अवेलेबल, मतलब वो आप सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करा सकें, बच्चों को उपलब्ध करा सकें, तो उनको विज्ञान कठिन नहीं लगेगा। विज्ञान कठिन नहीं है, अगर हम उसको अप्रोच जिस तरह से कर रहे हैं वो अप्रोच ही गलत है, तो हमको विज्ञान कठिन लग जाएगा। बस मैं यही जी कहना चाहूंगा।